नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 2 महीने से जारी किसानों का प्रदर्शन 26 जनवरी को हिंसा में तब्दील हो गया था। इसके बाद पुलिस ने बॉर्डर खाली कराने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरना छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके भाई और बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अपने गृह जिले मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत में नरेश टिकैत ने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा, आज हम सब घर जाएंगे क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी यूपी के कई जिलों से किसान पहुंच चुके हैं। कल से सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन नहीं टूटेगी। टिकैत ने कहा कि जिन्हें हमने वोट देकर दिल्ली और प्रदेश की कुर्सी पर बिठाया, अब उन्हें गांव और घर में घुसने नहीं देंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का लगातार जमावड़ा बढ़ रहा है। राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद अब किसानों का जमघट गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने लगा है। इस बीच गाजियाबाद से प्राइम न्यूज के संवाददाता जितेंद्र भाटी ने बॉर्डर का जायजा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंच के सामने सैकड़ों लोगों की संख्या में आंदोलन में शामिल होने के लिए तमाम लोग भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पूरा मंच जो है खाली कर दिया गया था। कल प्रशासनिक अमला पहुंचा था, पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे, तब यहाँ पर एक अलग ही सूरत थी। लेकिन अब फिर दोबारा से राकेश टिकैत मंच पर आ गए हैं। कुल मिलाकर राकेश टिकैत से बात कर लेते हैं कि राकेश टिकैत आखिर जब जयंत चौधरी ने इन्हें समर्थन देने की बात करी, अजीत चौधरी ने जब समर्थन देने की बात की, तो अब इन्हें किस तरीके के हालात लग रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। राकेश जी हमारे साथ हैं, राकेश जी से बात कर लेते हैं। राकेश जी, कल आप काफी भावुक हो गए थे और ये देखते हुए तमाम किसानों ने आपका समर्थन की बात कही है। अब किसान पहुंचने लग गए, आ रहे किसानों का इशू है। भारत सरकार बातचीत कर रहे हैं और इसका जो इशू है उन पर बात करें। भावुक हो गए थे आप, किसानों के बड़े नेता हैं, आपका भावुक हो जाना कितना दर्द बयां कर रहा था। पुलिस हमारे ऊपर अत्याचार करे, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस एक प्रशासनिक हिस्सा है, सरकार की क्या पॉलिसी है उस पर चलता है, हमें उनसे कोई एतराज नहीं। हमें हटा दो, वो एक लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बातचीत चल रही थी। कि कुछ और लोग आके सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। नहीं, बिगाड़ नहीं रहे, हमारे लोगों पर लाठियां चला रहे और जब पे लोग फोटोग्राफी करेंगे कि ये गलत तरीके के लोग हैं किसान और इनको जनता पीट रही है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। आंदोलन कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक जाएगा? आंदोलन जाएगा जब तक हमारे इशू है उन पे बातचीत नहीं होगी तो जारी रहेगा। राकेश जी, हम लगातार यहाँ बने हुए हैं, लगातार आपकी बात सरकार तक पहुँचा रहे हैं, सरकार की बात भी आप तक पहुँचा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे उन प्रदर्शनकारियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरा दुनिया आपको देख रही है, देश आपको देख रहा है, आपसे सुनना चाहते हैं उन गलत कर रहा है वो हमारे ना है ना थे। जो गलत करेगा पुलिस वालों के साथ में करेगा वो हमारा नहीं हो सकता, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। डंडे झंडे की बात पर आपके बड़ा बवाल बना दिया। मैंने ये कहा था कि लाठी गोदी डंडा लेकर आना, डंडे के कई नाम है, ठीक है। अगर लाठी में झंडा लगेगा तो ट्रैक्टर पे लगता है आगे, वो डंडे पे नहीं लगेगा। उसके लिए लाठी चाहिए, करीब 7, 8, 10 फुट का वो चाहिए जो उस पर ऊपर लगता है। डंडा में जो झंडा लगेगा वो हाथ के लिए लगता है, ये कहा था। तो लोग खुद समझदार हैं कि कौन सी चीज कहाँ लगनी है, उसको लगाकर लेकर आए। आपके कंधे का सहारा लेकर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की 26 जनवरी पर, करिए। इस चीज का भी आपको दुख हुआ? क्या कहना चाहेंगे? उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उसकी। जिन लोगों ने यहाँ पर सौहार्द बिगाड़ने की बात करी थी कल, तो क्या आप चाहेंगे उन पर FIR दर्ज हो? नहीं, बिल्कुल हो।
एफआईआर दर्ज करने की बात की है। राकेश जिगे ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर आंदोलन जारी रहेगा और इसी क्रम में जिस तरीके से लगातार किसानों का समर्थन राकेश टिकैत को मिल रहा है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, देखिए किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान लगातार यहाँ आ रहे हैं और किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। इसी क्रम में यहाँ पर महिलाएं भी आ गई हैं, महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और इतना ही नहीं, एक दिव्यांग भी यहाँ पर आया है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है जिसका नाम अरविंद यादव बताया जा रहा है। अरविंद यादव भी यहाँ पर आए हैं जो कि एक दिव्यांग है और जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत को किसानों समेत महिलाएं और दिव्यांग भी एक आंदोलन में, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि सरकार अब इस पूरे मामले को किस तरीके से लेती है ये देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज। तो वहीं किसानों के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं खरीद के लिए एमएसपी तय कर दी है। एमएसपी पर 1975 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद होगी। पूरे सूबे में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जाने वाली है। तो किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद की जाएगी और यूपी में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधान परिषद सदस्यों के विदाई समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र का आधार हमारी विधायिका है। एक सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को शक्तिशाली बनाती है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है। जब जनवरी 1887 में प्रदेश में विधान परिषद के गठन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय कोई स्थायी भवन नहीं था। बैठकें अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करती थी, कभी प्रयागराज में तो कभी बरेली में। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत विधान परिषद के गठन की कार्रवाई को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य शुरू हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश के इस विधान भवन का निर्माण हुआ। हम सब जानते हैं कि आज देश के सबसे बड़े राज्य का जो सबसे बड़ा विधानमंडल है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का ये विधान भवन वास्तव में मूल रूप से इसकी डिजाइन विधान परिषद के लिए ही की गई थी। जब जनवरी 1887 में प्रदेश में विधान परिषद के गठन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय कोई स्थायी भवन विधान परिषद के पास नहीं था। बैठकें अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करती थी, कभी प्रयागराज में, कभी बरेली में, कभी आगरा में, कभी कहीं लखनऊ में। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत विधान परिषद के गठन की कार्रवाई को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश का विधान भवन का निर्माण हुआ और 1928 में विधान भवन जो बनकर के तैयार हुआ उसमें पहली बैठक, जिसमें आज विधानसभा चल रही है, इस विधान भवन में पहली बैठक विधान परिषद की ही संपन्न हुई थी। 1935 में यह भवन विधानसभा के लिए उपलब्ध कराया गया और विधान परिषद की सदस्य संख्या भी कम थी और उनका कार्यकाल भी 2 साल का था, बहुत छोटा था। तो उन्होंने एक समिति की कक्ष में अपनी पहली बैठक की और 1937 में वर्तमान जो विधान परिषद का सभागार है यह विधान परिषद को प्राप्त हुआ। यह सौभाग्य है कि इस विधान परिषद के सभागार का सुंदरीकरण का कार्य यह माननीय सभापति श्री रमेश यादव जी के मार्गदर्शन में अभी हाल ही में विधान
परिषद सचिवालय की ओर से संपन्न किया गया और ये अपने आप में एक भव्य विधायिका के कार्य का एक सदन के रूप में आज स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक के जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं और वह व्यक्ति अपने एक सुनिश्चित लक्ष्यों के साथ कार्य करता है। ऐसे ही लोकतंत्र का आधार हमारी विधायिका है। एक सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को उतना ही शक्तिशाली भी बनाती है। विधायिका के शक्तिशाली होने और उसे समर्थ बनाने की सबसे बड़ी भूमिका वहां पर आने वाले माननीय सदस्यों के द्वारा संवाद को माध्यम बना करके अपनी बातों को सहजता के साथ, सरलता के साथ कितने प्रभावी ढंग से हम अपनी बात को वहां पे रखते हैं, इस पे निर्भर करता है। अगर हमें लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा करनी है तो हमें विधायिका की गरिमा की रक्षा करनी पड़ेगी। और इस अपर हाउस ने सदैव विधायिका के लिए एक सुनिश्चित मापदंड तय किए। यही कारण था उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रो, महान जो साहित्यकार और कवित्री थे महादेवी वर्मा जैसी विभूतियों ने इस सदन को सुशोभित किया और इस सदन के माध्यम से उन्होंने देश के सामने उत्तर प्रदेश की विधायिका, विधानमंडल और विधान परिषद की गरिमा को एक नई ऊंचाइयां भी दी। ये स्वाभाविक रूप से है, व्यक्ति आया है अपना कार्यकाल सुनिश्चित करने के बाद फिर वो आएगा, फिर जाएगा का एक क्रम तो हमेशा लगा हुआ है। लेकिन जो समय हमें मिलता है कार्य करने का, उसमें हम अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन किस ईमानदारी के साथ, किस निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उसका मैसेज समाज के बीच में क्या है, इस पर निर्भर करता है। अयोध्या के धन्यपुर में बन रही मस्जिद को लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान पर अब संतों ने नाराजगी जाहिर कर दी है। अयोध्या के महंत परमहंस दास ने ओवैसी पर नफरत फैलाने और भड़काने का आरोप लगाया है। तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने ओवैसी को चेतावनी दी कि मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का काम ना करे। एक सांसद होकर के अब इस तरह से गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक जो है भाषण देना, यह निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में है। असदुद्दीन ओवैसी जो है देश का ऐसा गद्दार व्यक्ति है जो हमेशा भड़काऊ भाषण दे करके और लड़ाने की बात करता रहता है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने जो है तो आदेश दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट पर धन्नीपुर में जो भी वहां निर्माण हो रहा है उसको लेकर के अगर जो है तो ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है तो ये न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह है और न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का किसी को राइट नहीं है। यह जो है असंवैधानिक है, अमर्यादित है, भड़काऊ भाषण है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है इनके ऊपर तो जो है तो रास्ता लगना चाहिए, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये जब देखो तब जो है हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा लड़ाने की बात करते हैं और असदुद्दीन ओवैसी का जब देखो ये जहर भरा भाषण होता है इसका। जब मैंने इसका स्टेटमेंट सुना कभी जो है ये देश हित की बात नहीं किया, जब हुआ ये अपने निजी स्वार्थ में केवल एक दूसरे को लड़ाने के अलावा इसके पास राजनीति में और कुछ बचा ही नहीं है। देश के मुसलमानों को
इससे जो है सावधान होकर के और असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो नफरत फैलाने वाले मुस्लिम हैं, इनको देश का गद्दार समझ करके इनको दरकिनार करने की आवश्यकता है। देखिए, सवाल अयोध्या का रहा, 5 एकड़ जमीन का रहा। धन्नीपुर में जो जमीन 5 एकड़ मिली है, उस पर स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, मस्जिद बन रही है। और सवाल जो है अवैसी जी का है। अवैसी जी ने जो भी कुछ कहा है, उन्होंने एक फतवा जारी किया है कि लोग उसमें नमाज ना पढ़ें और उस पर चंदा ना दें। कौन को चाहिए कि उनकी बात का ध्यान बिल्कुल ना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया है, 5 एकड़ जमीन दिया है, उस पर काम जो है हो रहा है, उस पर जो है काम होने दें। क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का एक मुकदमा रहा, वो खत्म हो चुका है। अब हिंदू मुसलमानों में एकता है और हिंदू मुसलमानों में एक अमन और चैन की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। अब जो है मंदिर और मस्जिद की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अवैसी साहब को चाहिए कि ऐसा फतवा ना दें जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वो ठीक नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी ने कोरोना टीका लगवा लिया है। पहले फेज में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण हुआ, जिसके चलते जिले में 28,000 से ज्यादा डोज पहुंचे। लेकिन टीकाकरण के 3 सेशन पूरे होने के बाद भी सीएमओ समेत कई अफसरों को टीका नहीं लग पाया था। वहीं अब सीएमओ दीपक ओहरी ने चौथे सेशन में कोरोना का टीका लगवाया। इस बीच अभी तक ये सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर जिले के स्वास्थ्य अधिकारी टीका लगवाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे। लिहाजा टीके को लेकर फैली भ्रांतियों के भय से कर्मचारियों का रुझान भी टीकाकरण के प्रति कम था। लेकिन चौथे सेशन में सीएमओ ने टीका लगवाकर सभी भ्रांतियों को खत्म कर दिया और कोरोना टीकाकरण के पहले फेज के तीनों सेशन में आंकड़े भी कुछ ही बयां कर रहे हैं। पहले सेशन में 600 लोगों में से तकरीबन 300 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, दूसरे में 49.02% और तीसरे सेशन में 6,000 में से तकरीबन 3,000 लोगों ने ही टीका लगवाया है। बता दें कि कोविन पोर्टल के जरिए लिस्ट तैयार होती है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कॉल और SMS करके लोगों को टीकाकरण की जानकारी मिलती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण और जागरूक करने का काम कर रही है। इस बीच राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विकास नगर में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव, जज बबीता रानी हरियाणा, RTO लखनऊ ऋतु सिंह सम्मिलित हुई। इस बीच ARTO ऋतु सिंह ने बताया कि भ्रूण हत्या लिंग जांच कानूनन अपराध है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शोषण, घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता ही महिलाओं का हथियार है। मिशन शक्ति का कार्यक्रम का आयोजन है और 17 अक्टूबर 2020 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति योजना का शुभारंभ किया था कि जो महिलाएं हैं उनको उनका अधिकार मिले, भ्रूण हत्या को रोकना, महिलाओं की शिक्षा और दहेज प्रथा का विरोध करना, ये मेन उनका उद्देश्य था कि जैसे जैसे हमारी बच्चियां शिक्षित होंगी वैसे वैसे समाज की जो कुरीतियां हैं वो दूर होती जाएंगी। और सबसे मुख्य उद्देश्य था कि जो लिंग अनुपात और लिंग भेद है हमारे समाज में आया है उसको दूर करना था। मैं यहाँ स्कूल की बालिकाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भारतेश्वरी हैं। आप में हम हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे जो आगे भविष्य जो है आप में एक माँ, एक बहन, एक बेटी को देखता है और वो एक प्रकृति की देन भी है, आप हैं भी। तो आपको अपनी क्षमताओं को, आपको अपनी उस स्वरूप को, प्रकृति को और एक्सप्लोर करना है। कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति कार्यक्रम इस वक्त चला रही है, जिसमें महिलाओं की जो सहभागिता है और महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जिसका अब द्वितीय चरण शुरू हो चुका है। उसी के अंतर्गत आज विशेष थीम भ्रूण हत्या निषेध पर ये परिचर्चा स्कूल में आयोजित की गई है, जिसमें हम बच्चियों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, जो हमारे सरकार, भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने कानून बनाए हैं और जो योजनाएं हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, PCPNDT एक्ट है, इन सब के प्रति वो सजग हों और अपने साथ साथ सजगता के साथ अपने परिवार को भी ये संदेश दें। यूपी में व्यापारियों को हो रही समस्याओं को लेकर व्यापारी नेता अजय त्रिपाठी मुन्ना कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से उन्होंने मुलाकात की है। इस बीच उनके साथ कई व्यापारी भी साथ रहे।
दरअसल नगर निगम ने बरसों से मोरंग गिट्टी का काम कर रहे व्यापारियों को 3 दिन में हटने का नोटिस दे दिया है। इस नोटिस के चलते ऐशबाग के व्यापारी परेशान हैं। वहीं अपनी इन परेशानियों को लेकर व्यापारियों के साथ व्यापारी नेता अजय त्रिपाठी मुन्ना कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से मिले हैं। इस बीच कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए नगर आयुक्त से बात की और समस्याओं को दूर करने के दिशा निर्देश दिए। आज हमने माननीय मंत्री जी से तमाम व्यापारी नेताओं के साथ अपनी बात रखी है। मंत्री जी ने माननीय श्रीनगर आयुक्त महोदय जी से बात किया है। हमें पूरा भरोसा, अभी 11 बजे नगर आयुक्त से मिलना है। हमें पूरा भरोसा है कि ये बेसिक चीज़ें हैं कि बरसों से आज़ादी के बाद से जो मंडी वहाँ पर लगी हुई थी, एक व्यक्ति अगर अपने तानाशाही रवैये से उसको हटाना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करेंगे, हम लोगों का सम्मान करेंगे और उसको वहाँ पर बने रहने देंगे। अगर नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर सामाजिक और राजनीतिक दुनिया में जो व्यक्ति का अपना अधिकार क्षेत्र है, फिर जनता है, जनता जो फैसला लेगी उसको हम लोग सड़क तक उतारने का काम करेंगे। सुल्तानपुर में बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक बदमाशों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी से 30 लाख रुपए लूट लिए। जानकारी के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले प्रहलाद सोनी सर्राफा व्यापारी का काम करते हैं। वहीं उनकी दुकान पर काम करने वाले 2 कर्मचारी 15-15 लाख रुपए लेकर सुल्तानपुर पहुंचे थे। यहां से ये लोग दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया और पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के सराफा व्यवसायी हैं जिन्होंने देर रात कोतवाली पर एक सूचना दी कि उनके 2 कर्मी 15-15 लाख रुपए लेकर जेवर खरीदने के लिए दिल्ली जा रहे थे, जो प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर आए प्रयागीपुर और वहां से ऑटो से अमहट जा रहे थे बस पकड़ने के लिए, जिनके साथ ये घटना घटित हुई। इसके संबंध में प्राथमिक जांच करके मुकदमा लिखा जा रहा है। उनकी तहरीर पर अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा जो उनके कर्मी हैं उनसे भी पूछताछ हुई है। उन्होंने जिस ई रिक्शा की बात की है उसकी तलाश की जा रही है। घटना के बारे में जो दोनों उनके कर्मी हैं उनके विरोधाभासी बयान हैं, लेकिन वादी की घटना की बात पर विश्वास करते हुए मुकदमा पंजीकृत करके इसकी जांच विवेचना घटना के आधार पर बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 3 टीमें बना दी गई हैं जो भौतिक साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य और इनका जो पूर्व इतिहास है उसके बारे में काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब शराब, बियर और भांग की दुकानों में लगे बोर्ड से सरकारी और ठेका शब्द हटा दिए जाएंगे। योगी सरकार ने इन 2 शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। शराब की दुकानों को लेकर सरकार का फैसला सामने आ चुका है और शराब की दुकानों से सरकारी और ठेका जैसे शब्द हटा दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में देसी और अंग्रेजी एवं भांग जैसी दुकानों में सरकारी और ठेके जैसे शब्द का प्रयोग पर अब पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी देसी शराब की दुकान और अंग्रेजी शराब की दुकान और भांग के ठेकों के बाहर जो बोर्ड लगे थे जिसमें लिखा जाता था सरकारी शराब की, अंग्रेजी शराब की दुकान, सरकारी देसी शराब की दुकान और सरकारी भांग का ठेका, अब सरकार ने इन शब्दों पर रोक लगा दी है। और अब बोर्डों की बात की जाए तो अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो देसी और अंग्रेजी जो भांग के ठेके हैं उनके बोर्डों पर अंग्रेजी शराब और देसी शराब जैसी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। दरअसल सरकारी और ठेके जैसे शब्द का प्रयोग पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पाबंदी लगा दी है और इसको लेकर सरकार की मंशा के अनुरूप आबकारी विभाग ने इस पर कहीं ना कहीं आदेश भी जारी कर दिया है और सरकारी शब्द और ठेका शब्द उनको हटा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार या यूँ कहें जानकारी के अनुसार अधिकारियों को कहना है कि सरकारी दुकानें जो देसी शराब की दुकान या अंग्रेजी शराब की दुकान होती है वो प्राइवेट यानी प्राइवेट लोगों को दी जाती है, इसलिए सरकारी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और ठेका शब्द उसको सरकार ने मोडिफाई किया है यानी उसको सही किया है और कहीं ना कहीं अब इस तरह का नज़ारा यूपी की सड़कों पर देसी शराब की दुकान और अंग्रेजी शराब की दुकानों में नजर आएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से सरकार ने सरकारी और देसी शराब के ठेके पर रोक लगाई, शब्दों पर रोक लगाई है, अब इस पर क्या फर्क पड़ता है। कैमरामैन मुश्ताक साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।